हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सोनू कुमार और आज आपके सामने आज नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप डिजाइन के लिए पढ़ते हो ना तो सोम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि डिजाइन के लिए दो तीन सब्जेक्ट हैं, जैसे कि सोम हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मशीन डिजाइन, ये तीनों सब्जेक्ट है एकदम इम्पोर्टेंट है। उसमें से ये सोम भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप थर्मल की तरफ जाते हैं तो थर्मोडायनेमिक हो गया, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक, पावर प्लांट और आईसी इंजन वगैरह तो है। उसके अलावा अगर फ्लूइड की तरफ जाते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक मशीनरी वगैरह। लेकिन अगर डिजाइनिंग की तरफ आते हैं तो डिजाइनिंग की तरफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज से हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसके बाद अगर ये सब्जेक्ट अच्छे से खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे और बाकी सब्जेक्ट रिमेनिंग जो है हम अच्छे से करते रहेंगे। तो हम जान लेते हैं दोस्त कि ये सोम मतलब होता क्या है ना। क्योंकि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट भी है तो सोम मतलब होता क्या है। तो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर में ना ज़्यादातर हम आयरन के बारे में, ऐसे मटेरियल के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं इसमें, क्योंकि हम इसी से काम चलाते हैं, इसी में हम काम करते हैं, तो इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब मटेरियल पर कोई लोड लगाते हैं तो लोड क्या रिएक्ट करता है। कोई मटेरियल पर लोड लगा रहे हैं तो वो लोड के कारण मटेरियल कैसे क्या हो रहा है, मटेरियल में डिफॉर्मेशन हो रहा है या बेंड हो रहा है या ट्विस्ट हो रहा है। जैसे कि अगर एक मटेरियल पर लोड लगा रहे हैं ना, मटेरियल पर लोड लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मटेरियल बेंड हो जा रहा है। जैसे देखो, मान लेते हैं यहाँ पे कोई मटेरियल बीम है ना, यहाँ कोई बीम है, इस पे कोई लोड लगा देते हैं ऐसे करके। जब इस पे कोई लोड लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना ये बेंड हो जाएगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा, है ना। तो ये रिएक्शन इसका मतलब हो गया, ये एक तरह से झुक जाएगा, मतलब डिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे समझो कि जब कोई पेड़ पे ना कोई अचानक कोई आदमी वगैरह जब बंदर वगैरह चढ़ता है, जो जो एकदम लचीला टहनी होती है उस पर बात कर रहा हूँ। तो एकदम पेड़ की जो लचीला टहनी होती है उस पर चढ़ता है तो क्या होता है, पेड़ की वो टहनी एकदम नीचे की तरफ झुक जाती है। तो वही ऐसी ऐसी वही चीजें यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि बीम उतना नीचे नहीं झुकता है। बीम अगर हल्का से नीचे झुक गया तो उसे हम फेल कंसीडर कर लेते हैं ना। क्योंकि अगर कोई ब्रिज है, ब्रिज में थोड़ा सा भी डिफॉर्मेशन आएगा तो काफी नुकसान कर देगा, है ना। तो अगर वहां पे थोड़ा सा भी डिफॉर्मेशन आता है ना तो उसे रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, उसे मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ना एकदम एकदम सेंटीमीटर मिलीमीटर में इस तरह से जो डिफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सोम बेसिकली सोम जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यहाँ पे ना हम मटेरियल की स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करते हैं ना, मटेरियल की स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि ज्यादातर ना हम यहाँ पे बीम के बारे में पढ़ते हैं, बीम लंबा जो, जैसे आपने बीम के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आपने ऐसे सीलिंग देखी होगी अपने घर में, तो लिंटर वगैरह होते रहता है तो एक बीम डाला जाता है ना छत के जस्ट, जो छत के जस्ट नीचे वाले हिस्से में एक लंबा सा मतलब लिंटर में डाला जाता है, उसे हम बीम कहते हैं, ठीक है। जैसे आप कॉर्नर में घर में देखते हो, कॉर्नर में जैसे ये घर होता है ना, मान लेते ये घर है हाँ? ये घर है, ये जो यहाँ पे कॉर्नर में डाला जाता है इसे बीम बोलते हैं, क्योंकि ये सारे जो छत का लोड इसी पे आ जाता है तो इसे ये बीम बोलते हैं। और ये बहुत सारी चीजों में एप्लीकेबल है। जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो स्टोरेज बनाते हैं, बड़ा बड़ा गोदाम बनाते हैं, तो ऊपर में आप देखे होंगे छत पे मतलब ऐसे करकट वाले दिया जाता है, जो प्लास्टिक का भी होता है, सीमेंट का भी होता है। तो उसके नीचे ना आयरन का कुछ ऐसा बना दिया जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। तो इसमें इस तरह से बना देते हैं। ये जो होता है ना, ये वाला होता है जो बीम होता है, इसे बीम बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि सारा लोड जो है इसी पे अप्लाई होता है और इसके नीचे एक कॉलम लगा होता है। हाँ तो दोस्त, हम बात कर रहे थे कि जब कोई ऐसा कोल्ड स्टोरेज है ना, जब कोई इस तरह का कोल्ड स्टोरेज है ना, जब आप कहीं कोई कोल्ड स्टोरेज या कोई स्टोरेज या कोई बड़ा सा हॉल अगर देखोगे, उसके ऊपर ना ऐसा इस तरह का करकट लगा होता है और ये किस पे रखा होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर पे रखा होता है ना।
आपने शायद देखा होगा तो ये जो लोहे की रखी होती है ना, लोहे वाली ऐसा, उसे बीम बोलते हैं। या तो बीम ऐसा सीमेंट का भी होता है, बहुत सारे जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में देखोगे ना, तो बीम का भी होता है ना। तो ये जो एक कॉलम पे रखे होते हैं, इस तरह के कॉलम पे, ठीक है, इसे पिलर भी बोलते हैं आमचल की भाषा में, ठीक है, इसे पिलर ही बोलते हैं। तो चलो देख लेते हैं दोस्त कि बेसिकली सोम जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो सोम में इसका सिलेबस क्या होने वाला है ना, कौन सा सिलेबस सबसे ज़्यादा बेस्ट है, कौन सा सिलेबस, सॉरी, कौन सा चैप्टर बेस्ट है, कौन सा लेसन जो है उतना अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, कौन सा चैप्टर जो पढ़ना ही है, बेसिकली सारे पढ़ना है, लेकिन कुछ चैप्टर होते हैं ना जिसका कम वेटेज में भी काम चल जाता है, क्योंकि में ज़्यादा वेटेज देना पड़ता है तब काम चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा चैप्टर यहाँ पे है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये स्टार्ट कर रहे हो तो ये बेसिकली गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो, साथ साथ मैं आपको यही करवाऊंगा। और उसके साथ अगर आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो गेट में 2 पेपर दे सकते हो, है ना, ME एंड XE, है ना, ये दोनों पेपर दे सकते हो। इसमें फॉर्म आते हैं और ये सारी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, साथ ही साथ और बहुत सारे एग्जाम है, तो मैं सभी का प्रिपरेशन करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले देखो, हम ना ये जो इसका जो सिलेबस है, यहाँ हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से, क्या है, इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, है पीस ऑफ मटेरियल। दूसरा क्या है, एक जेली लोडेड मेंबर, लोडेड मेंबर। तीसरा क्या है, टोर्सन इन सर्कुलर शाफ्ट, टोर्सन इन सर्कुलर शाफ्ट, है ना। और चौथा क्या है, एस शेयर फोर्स, SHEAR शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। और पांचवा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, है ना, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। क्या है छठा, शेयर स्ट्रेस बीम इन बीम, है ना। सत्रहवां क्या है, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। आठवां कौन सा है, एनर्जी मेथड। नौवां क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस। 10वां क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन। फिर क्या है 11वां, कंबाइन लोडिंग। उसके बाद क्या है, 12वां क्या है, 12th क्या है, प्रेशर बेसल।
13 क्या है, 13 एक है कॉलम, है ना। ये चीजें जो इतने सारे सब चैप्टर हैं हमें सोम में पूरा खत्म करना है। अगर ये इतना इतना जो है खत्म कर लेंगे ना अच्छे से, तो आपको सोम सब्जेक्ट में कोई भी डाउट्स, कोई भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं रह जाएगा। आप जितने भी पीवाईक्यू कर सकते हो सारे पीवाईक्यू लग जाएंगे, एक भी नहीं छूटेंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है ये चीजें, क्या है चैप्टर में, क्या पढ़ने वाले हैं क्या नहीं पढ़ने वाले, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो बेसिकली सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि इंट्रोडक्शन मतलब इसमें मटेरियल में लोड लगते हैं तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या कैसे रिएक्शन करता है, सारी चीजें यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक्सियली लोडेड मेंबर, एक्सियली लोडेड मेंबर मतलब जब कोई क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर में लोड लगता है ना। मान लो तो कोई ये बीम है ना, तो आपको क्रॉस सेक्शन पता होगा कैसा होता है। क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है, मतलब क्रॉस सेक्शन मतलब ये एरिया होता है, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है इसे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ये क्या है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है ना। इसके परपेंडिकुलर कोई लोड लगता है उसे एक्सियल लोड बोलते हैं। तो इसके परपेंडिकुलर दो तरीके से लोड लग सकता है, या तो टेंसाइल लोड लग सकता है, या तो कंप्रेसिव लोड लग सकता है ना। कोई या तो देखो जैसे कि या तो कोई मटेरियल को पुल कर सकते हैं क्या, और कोई किसी को पुश कर सकते हैं, है ना। दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से फोर्स लगा सकते हैं। वही इस पे अगर फोर्स लगाते हैं तो मटेरियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वहां हम क्या पढ़ेंगे किसमें, एक्सियल लोडेड मेंबर में, है ना। टोर्सन इन सर्कुलर शाफ्ट, तो टोर्सन मतलब कहने का मतलब है कि जब कोई बीम को ना इस तरह से मरोड़ते हैं, मचोड़ते हैं, ऐसे कपड़े पानी में ऐसे कभी होता है ना, साफ करने वाले कपड़े को पानी में डालकर ऐसे निचोड़ते हैं ना, जहाँ तो उसी तरह के अगर हम इस तरह से फोर्स लगाते हैं तो उससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोर्सन, है ना। तो उससे क्या होता है, ट्विस्ट हो जाता है, ट्विस्ट टूट जाता है इस तरह तरीके से। देखो जैसे कि अगर मान लेते हैं ऐसे, तो देखो यहाँ पे क्या क्या इस तरह से लगा लेते हैं लोड, है ना। इसे किस रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से लोड लगाते हैं, तो इस तरह से लोड लगाते हैं ना, मचोड़ते हैं ऐसे करके, ऐसे मचोड़ते हैं ना, उसे हम टोर्सन बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो है ना, ये जो है क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगता है। क्रॉस सेक्शन के पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर पैरेलल मतलब समझाता हूँ। मान लेते हैं ये हमारे क्रॉस सेक्शन है, तो अगर इस तरह से लोड लगा है ना इधर से, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। अगर ऐसे से लोड लग रहा है, ऐसे ऐसे इस तरह से, तो ये हो गया पैरेलल, है ना, पैरेलल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें है। और शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, बेसिकली यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया जाता है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अगर आप इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे तो ये जरूर पढ़े होंगे, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और बहुत सारे बच्चे जो इससे घबरा जाते हैं, है ना, जो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं या तो नए नए अभी आते हैं, मतलब उनको ज़्यादा समझ भी नहीं आता। मुझे भी जब मैं कॉलेज में था तो उतना समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में जब मैं पढ़ा इसके बारे में अच्छे से, तब बहुत सारी चीज़ें मुझे क्लियर हुई, है ना। उसके बाद जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे, थोड़ा और भी देता हूँ कि किस तरह से बनता था। जैसे कि यहाँ पे कोई लोड है ना, यहाँ पे कोई बीम है, तो इस तरह से हम लोग बनाते थे। यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम है ना, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो मान लेते हैं यहाँ पे लोड है कोई, तो लोड ऐसे बनाते थे ना, ध्यान होगा आपको, इस तरह से बनाते थे, कुछ इस तरह से बनाते थे, आपको ध्यान होगा। तो इसी तरह से हमें भी बनाना है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ऐसा समझाऊंगा ना, तो कि आपको आपके डाउट्स एकदम दूर हो जाएंगे एक पूरी तरह से। अब है क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। तो बेंडिंग स्ट्रेस, ये देखो, ये बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम है ना। तो देखो जब कोई हम बीम पे किसी तरह का लोड लगाते हैं, ऐसे ट्रांसवर्स लोड बोलते हैं इसको, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लोड। वर्टिकल जो लोड लगता है नीचे, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड, ठीक है। तो ट्रांसवर्स लोड लग रहा है तो क्या होता है, ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है ना, बेंड हो जाता है। जब हम किसी जैसे देखो, जैसे गैस वाले जो पाइप होते हैं उसको ऐसे मोड़ते हैं तो क्या होता है, बेंड होने लगता है ना। उसी तरह ये चीजें हैं, तो बेंडिंग स्ट्रेस वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पढ़ना है यहाँ पे।
उसके बाद क्या है, शेयर स्ट्रेस इन बीम। ये क्या है, शेयर स्ट्रेस इन बीम। तो हम शेयर स्ट्रेस बीम में क्या पढ़ते हैं कि जब हम किसी बीम को ना इस तरह से मचोड़ते हैं, इस तरह से फोर्स लगाते हैं ना, इस तरह से फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है, उसमें शेयर प्रोड्यूस होता है, शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। मतलब कि हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेस के बारे में, पूरा चैप्टर स्ट्रेस पे ही डिपेंडेड है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण कोई मटेरियल फेल होता है, तो हमें उस स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करके हम क्या करते हैं, उसके जो फेल होने की कंडीशन को कम कर देते हैं ना। ये चीजें हमें पढ़ना होता है कि किस कहाँ पे जाके फेल होगी, कहाँ पे डिफ्लेक्ट होगी, पूरा होल चैप्टर सब्जेक्ट में यही चीजें हैं। फिर क्या, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो बीम कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना लोड लगाएंगे तो कितना डिफ्लेक्ट होगा, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि अगर सीमेंट वाला है बीम तो कितना डिफ्लेक्ट होगा, और अगर आयरन का बीम है तो कितना डिफ्लेक्ट होगा, सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर एनर्जी मेथड, एनर्जी मेथड में भी बहुत सारी चीजें हैं, इसके 4 मेथड है, 4 मेथड है, एनर्जी थ्योरम, एनर्जी मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड, कास्टिलियानो मेथड, ये भी इसके 4 थ्योरी हैं। चारों थ्योरी को अच्छे से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन, ये दोनों है जो ये अभी ये समझ जाओगे तो आगे आपको मशीन डिजाइनिंग में भी काफी हद तक काम आएगी, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर जो हैं इसी दोनों से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगर आप मशीन डिजाइन आप पढ़ोगे तो बस शुरुआत का जो ब्रेक है उसको छोड़कर जितना भी आगे का चैप्टर है ना, वो इसी पे बेस है। मतलब ये दोनों मतलब ये दोनों के फॉर्मूले ही यूज करने को आगे मिलेगा आपको। जैसे आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ फेलियर, 5 तरह का थ्योरी था, रैंकाइन हो गया, ट्रेस्का हो गया, वॉन मिसेस हो गया है, हेंग हो गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे थ्योरी है, 5 थ्योरी है, तो 5 थ्योरी में यही चीजें आपको मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंबाइन लोडिंग, कंबाइन लोडिंग मतलब कि अगर हम किसी बीम पे ना ट्रांसवर्स लोड भी लगा दे रहे हैं, एक्सियल लोड भी दे रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या है, बेंडिंग भी लगा दे रहे हैं, टोर्सन भी लगा दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये सारे कंबाइन करके एक ही लोड पे सारी चीजें लगा देते हैं, तब क्या होगा, कैसे कैसे कंडीशन में कितना लोड लगा, कितना स्ट्रेस जनरेट होगा, ये सारे कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद प्रेशर वेसल, प्रेशर वेसल में अगर आपने पढ़ा होगा तो हम ये एक फॉर्मूला याद होगा आपको शायद, क्या था, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस था ना, तो पी डी बाई 2 टी का फॉर्मूला होता था। एक हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, इसका क्या था, पी डी बाई 4 टी, है ना। फिर रेडियल स्ट्रेस क्या था, इसका 0 होता था, है ना। तो ये तीनों फॉर्मूला भी हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे इसमें। बेसिकली ये एक बीम के लिए था, मतलब सिलेंडर जो बीम है सिलेंडर, एक और था, मतलब इसे जो इस तरह मतलब कह सकते हैं कि कोई स्पेयर हो जैसे सर्कुलर स्पेयर होता है ना, स्पेयर हो तो उसमें क्या क्या कंडीशन आएंगे। ठीक है, ये भी दोनों को कैलकुलेट करना पड़ता है, इसके दोनों दोनों की डेरिवेशन है, उसे हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कॉलम में एक जो थ्योरी है वो काफी फेमस थ्योरी है, बकलिंग का थ्योरी। जब हम इस तरह के कॉलम होते हैं ना, जब इस पे हम लोड लगाते हैं तो लोड क्या होता है, ये क्या होता है, ये बेंड हो जाता है इस तरह से। अगर ज्यादा लोड होगा तो ये इस तरह से बेंड हो जाता है ना, इस तरह से बेंड हो जाता है। तो अगर आपने पढ़ा हुआ, ये तो नीचे फिक्स है, अगर ज्यादा लोड लग रहा है तो इस तरह से बेंड हो जाता है, बकल हो जाता है ना। तो क्या होता है इसमें, कुछ कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, हिट देता हूँ। ठीक है, जैसे कि एल ई इक्वल टू क्या होता था, 2L है, फिर एल ई इक्वल टू L/2, फिर एल ई इक्वल टू L/√3, फिर एल ई इक्वल टू एल, जैसे कंडीशन थे। तो हमें बकलिंग में ये चारों इक्वेशन को प्रूव करना पड़ेगा, और कैसे प्रूव होता है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने तो ओवरव्यू कम से कम ले लिया, चलो भाई कि इसमें से कौन कौन सब्जेक्ट कैसा है कैसा नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। तो अब जो है हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और कंटिन्यू करते हैं। सो ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे चलते हैं मैकेनिक्स पहले।
अब मैकेनिक्स क्या होता है भैया, तो वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मैकेनिक्स एक प्रकार का ना ब्रांच है, साइंस का ही एक ब्रांच है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, वो भी इसी तरह से एक साइंस का ही ब्रांच है, जिसमें हम फोर्स के इंट्रैक्शन को पढ़ते हैं। मतलब फोर्स किसी बीम पे लग रहा है तो वो बीम कैसे कैसा रिएक्ट कर रहा है ना, उसका जो प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है उस बीम पे, हम इस तरह की सारी चीजों को क्या हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। तो बेसिकली ना हम मैकेनिक्स को ना दो तरीके से बांट देते हैं, दो तरीके से। याद रखिए कि ये जो क्लासिफिकेशन है ना, आपको इंटरव्यू में पूछ देता है हमेशा। आपको इंटरव्यू में ये जो क्लासिफिकेशन है पूछ देता है, तो आप हमेशा दिमाग में घुसा लीजिए कि हमें इस तरह से चीजें पढ़ना है और ये याद ही रखना है। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ, या तो कोई प्राइवेट कंपनी में, तो ये चीजें पूछ लेंगे, या तो आप कहीं पे अच्छा प्रोफेशनल जॉब के लिए जाते हो ना। हाँ, तो अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, या तो कोई प्रोफेशनल इंटरव्यू देने जाओगे, तो बेसिकली ये पूछ देता है कि डिजाइनिंग जो सब्जेक्ट है उसका क्लासिफिकेशन बताओगे क्या होता है। तो बेसिकली ना इसे मैकेनिक्स के अंदर रखा गया है, और मैकेनिक्स को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है ना। पहला क्या है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। इसे क्या कहते हैं, सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स बोलते हैं। इसे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अंदर रखा गया है, और इसे सॉलिड मैकेनिक्स भी बोलते हैं। बेसिकली आपको अगर मतलब यहाँ पे बीच में ना कोई ऐसा लाइट का इमेज धब्बा सा आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, आप किसी तरह एडजस्ट कर लो, क्योंकि ये लाइट जो है ये जो है शाइन कर रही है काफी। मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये लाइट मेरे ऊपर आ रही है, तीन तीन लाइट लगाया हूँ तो मेरे ऊपर आ रही है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है, इसे फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं। इसे एफएम भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एफएम, ठीक है। ये हो गया। देखो, अब कोई भी मैकेनिक्स को ना दो भागों में बांटा गया। पहले तो सॉलिड के बारे में अलग से पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में। एक जो लिक्विड है, लिक्विड की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड के भी कुछ उसका अपना अलग इन्वायरमेंट होता है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है ना। तो अब सेपरेट कर दिया गया है ताकि आप एक सॉलिड के बारे में अच्छे से पढ़ो और लिक्विड के बारे में अच्छे से पढ़ो। अब यहाँ पे ना जब सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो उसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहले तो कि अगर लोड वहां पे लग रहा है किसी बीम पे, तो पहला तो एक रिजिड है, मतलब जैसे कि ब्रिज पे लोड लग रहा है तो वहाँ पे रिजिड मानते हैं ना। अगर ब्रिज पे लोड लग रहा है और वहाँ पे डिफ्लेक्ट हो गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रिज पूरा ही खराब हो जाएगा, टूट जाएगा ब्रिज, तो वहाँ पे लाखों का नुकसान, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन एक को ना अलग से रखा गया ताकि वो जो डिफ्लेक्ट हो सके, है ना, क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो वो डिफ्लेक्ट भी हो सकता है ना। तो जैसे कि मान लेते हैं कोई कार वगैरह चल रही है, तो बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं, या तो बहुत सारे कंपनीज में देखोगे कि उसका भी हल्का सा बेंड टाइप का हो जाता है ना। तो इन चीजों को ना स्टडी करने के लिए उसका अलग कैटेगरी में रखा गया है, मतलब डिफॉर्मेबल बॉडी का कैटेगरी में रखा गया है उसको, ठीक है। तो इसको भी दो बराबर पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। अब ये क्या है, मैकेनिक्स ऑफ मेवल बॉडी। देखो, जब हम रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसका एक अलग सब्जेक्ट ही बना दिया गया है। जब हम किसी ठोस, जैसे उस पर किसी लोग को एक तरह का लोड लग रहा है तो वो डिफॉर्म नहीं होगा, तो ऐसे कैटेगरी वाले एक को एक सब्जेक्ट ही बना दिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। और ये जो डिफॉर्म होता है उसे हम सॉलिड मैकेनिक्स बोलते हैं, बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल।
सोम स्ट्रेन, इसे क्या बोलते हैं? सोम। ठीक है, ये सब बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन इसके छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि स्टैटिक्स हो गया, डायनेमिक्स हो गया, है ना, और या एक मशीनरी हो गया। इसमें 2-3 पार्ट है, लेकिन सब छोटे छोटे हैं, इसलिए उसे एक बुक ही बना दिया, एक ही बुक रहने दिया गया है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। इसी में मशीनरी भी इंक्लूड है, स्टैटिक्स भी इंक्लूड है, डायनेमिक भी इंक्लूड है, और ऐसे जो प्रॉपर्टी है इसको वो भी इसी के अंदर इंक्लूड किया कर दिया गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि मैकेनिक्स क्या है। यहाँ पे है ना, मैकेनिक्स का डिफरेंसेस वगैरह लिख लेते हैं। आप नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको रिवाइज करने में बाद में आसानी होगी। It is branch. It is branch of science. ठीक है, तो मतलब मैकेनिक्स क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। मतलब कोई किसी बीम पे या किसी वस्तु पे फोर्स लग रही है तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये हमें मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई एक बीम है ना, इसमें कोई लोड लग रहा है, ये फोर्स लोड लग रहा है ना, तो यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट के लिए रखा जाता है ऐसे। ये हम यहाँ पे इसका डायग्राम बना दिया हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, आप भी बना लीजिए ऐसे। तो इतना तो पढ़ लिए दोस्त। तो हम ना एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा समझने के लिए कि फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम ट्रिकी सा क्वेश्चन। तो मान लेते हैं कि जैसे कि ये एक बीम है ना, क्वेश्चन है, ये एक बीम है, बीम एक तरफ फिक्स है, ये बीम है एक तरफ फिक्स है। ठीक है, ये क्या है? एक तरफ फिक्स है, और यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है। तो इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, इसे कैलकुलेट करना है, मतलब पी की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ना हमारे पास 3 तरह के इक्वेशंस होते हैं। हमारे पास ना 3 तरह के इक्वेशंस होते हैं जिससे हम किसी भी फोर्स के वैल्यू को निकाल पाते हैं। जैसे कि एक तो होता है एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, फिर क्या होता है समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, फिर समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, है ना। पहले पहले क्या करते हैं, जितने भी वर्टिकल में लोड रहते हैं ना उसे ऐड कर लेते हैं, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 हो गया। फिर दूसरा क्या है, जितने भी लोड वाई डायरेक्शन में होते हैं सभी को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बट वर्टिकल जितने भी लोड लगे होते हैं सभी को ऐड कर लेते हैं, तो उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। और क्या है, जितने भी मोमेंट होते हैं ना सभी को ऐड करेंगे ना तो उसका लोड 0 होता है। मोमेंट आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो हम इसी, क्योंकि यहाँ पे ना क्वेश्चन में ना एक्स डायरेक्शन में लोड लगा हुआ है, क्वेश्चन में एक्स डायरेक्शन में लोड लगा हुआ है, तो हम इसे एफ एक्स वाले यूज करेंगे। ठीक है, इसे एफ एक्स वाले यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्त हम क्या करते हैं ना, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ हो, वो भी इस तरह से डायग्राम दिया हुआ,
तो उसका सबसे पहले हम FBD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो पहले देखो, जैसे इस तरह है ना, इस तरह का लोड लगा हुआ है, तो पहले तो यहाँ पे लोड लगाते हैं। तो ये जो पहले तो फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है, बीम किसी से फिक्स है, तो इसे अनफिक्स करते हैं, फिक्स को अनफिक्स करते हैं। तो यहाँ क्या आता है, एक रिएक्शन आता है आउटवर्ड की तरफ। मतलब यहाँ पे कोई ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या पी हो गया, यहाँ पे आर ए, ठीक है। जब हम किसी फिक्स करते हैं तो वहां आउटवर्ड की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगता है, तो ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक पार्ट उधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया। तो हम क्या करते हैं, उधर राइट हैंड साइड वाले जितने भी फोर्स हैं उसको ना प्लस लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी फोर्स हैं उसे माइनस लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इधर से ले लेते हैं, तो समेशन ऑफ एफ एक्स रखेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 हो गया। अब राइट हैंड में कितना है, P। अब क्या है इसके बाद, ये आर ए, तो क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो P इक्वल टू आर ए, ये इसका आंसर हो गया, है ना, ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये एकदम आसान है। लेकिन अब एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। आपको एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाए, कि आपको आपके जो क्वेरीज हैं आपको क्लियर हो जाए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक लोड लगा हुआ है ना, यहाँ पे कोई एक तरफ फिक्स है, यहाँ पे कोई एक तरफ फिक्स है, एक कोई बीम का एक एंड फिक्स है ना। अब हम क्या करते हैं, दोनों एंड को फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम दोनों एंड को फिक्स करें ना, दोनों एंड को फिक्स करें, तो अब क्या होगा भाई, यहाँ पे एक तरह के यहाँ बीच में ना एक लोड लगा हुआ है, बीच में एक लोड लगा हुआ। अब कैसे होगा, ये कैसा प्रॉब्लम सोल्व होगा। तो मैंने आपको बताया था, पहले इस तरह का डायग्राम होता है ना, उसे हम दोनों तरफ फिक्स है, उसका पहले FVD बनाते हैं, है ना। कोई भी ऐसा डायग्राम आपको मिले तो उसका सबसे पहले क्या करना है, FVD बनाना है, तभी सॉल्व होगा। तो FVD बनाने के लिए दोस्त हम क्या करते हैं, ये तो दोनों तरफ फिक्स है, तो दोनों तरफ को अनफिक्स कर देते हैं, सॉरी दोनों तरफ को हम अनफिक्स कर देते हैं ना। तो ये जो है, तो FVD ये हो गया, ये क्या है, FVD है ना, FVD। तो हम क्या करेंगे, इसका इसका FVD बनाएंगे ना। तो ये हो गया FVD। अब क्या करेंगे, इसे दोनों ये जो फिक्स एंड है, दोनों को अनफिक्स करने से क्या होगा, आउटवर्ड की तरफ एक फोर्स आ जाएगा, है ना। आउटवर्ड की तरफ क्या आएगा, एक फोर्स आ जाएगा। तो ये मतलब यहाँ पे A है, यहाँ पे B है ना। तो यहाँ पे एक आउटवर्ड की तरफ फोर्स आ जाएगा, रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ क्या RA आ जाएगा, यहाँ पे RB आ जाएगा, है ना। यहाँ क्या P है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्त, कि हाँ अब हम क्या करते हैं, अब इसे हम आपको बताया था कि जितने भी उधर राइट हैंड साइड वाले फोर्स होते हैं ना, उसको हम प्लस में ले लेते हैं। जितने भी राइट हैंड साइड वाले फोर्स होते हैं उसको प्लस में ले लेते हैं, और इधर वाले को माइनस में ले लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में सारे फोर्सेस है ना, एक डायरेक्शन में, तो इसलिए हम एफ एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे। फिर क्या होगा, RB प्लस P माइनस RA इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। फिर क्या होगा, RB प्लस P इक्वल टू RA, ये इसका आंसर आ गया। आसान है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे थोड़ा कम्प्लेक्सिटी जो है ना इंक्रीज होते जाएगी। तो अगर इनकी ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा सोल्व करने में आओ, ठीक है। तो कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं, आराम से चल पढ़ते रहेंगे। थोड़ा धैर्य बना के रखो, पेशेंस बना के रखो, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। दोस्त इतना आप पढ़ लिए, तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैं आपको पहले सबसे डिफिनेशन लिखवा देता हूँ यहाँ पे।
इट इज मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट एक्सटर्नल लोड है ना। और एक और एग्जांपल है ना, एक और डेफिनेशन से डिफाइन इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया at a given point any plane। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेस का डिफिनेशन सर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जब भी कोई बॉडी में लोड लगता है ना, तो अगर वो कहीं पे लोड लगाए तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होता है ना। ये मतलब कोई मटेरियल की बात ही नहीं हो रही है, ये ह्यूमन बॉडी पे भी डिपेंड करता है। अगर ह्यूमन बॉडी पे ना देखोगे जो व्यक्ति ज्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसकी जो है उसके पूरे बॉडी पे उसका इफेक्ट दिखने लगता है ना। सही से खाना नहीं खा पाएगा, सही से बातें नहीं करता है, उसका बॉडी जो है मतलब उसके वेट जो है लूज होने लगती है, ये सारी चीजें दिखने लगता है। ये अब इसके रीजन क्या होता है, स्ट्रेस है ना। स्ट्रेस इसका मेन रीजन है। अगर तनाव मुक्त हो कोई आदमी, कोई इंसान, तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। यहीं पे वो कॉन्सेप्ट भी यहीं पे लागू होता है। दोनों बॉडी हो या कोई मटेरियल है ना, कॉन्सेप्ट तो दोनों पे एक ही अप्लाई होती है। अगर मटेरियल पे ज्यादा लोड लग रही है तो वहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगी। और ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है इसका मतलब क्या है, ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है इसका मतलब ये है कि वो टूटने से बचने के लिए कोशिश कर रहा है ना। मतलब अगर कोई मटेरियल पे लोड लगा के खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो इधर के साइड भी तो उस मटेरियल को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा ना, जिससे क्या होगा, वहाँ स्ट्रेस जनरेट होगा है ना, है ना। वही हो गया यहाँ पे स्ट्रेस। तो बेसिकली मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो यहाँ पे देखो, इट इज मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट एक्सटर्नल लोड। तो मतलब बाहर की तरफ से जो कोई लोड लगाते हैं, एक्सटर्नल लोड, बाहर की तरफ से लोड लगाते हैं, तो इसके अंदर में क्रॉस सेक्शन में इसके इस पार्ट वाले जो है इसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। बाहर से एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं तो इसके अंदर वाले जो अंदर में ना एक लोड, अंदर में भी लोड लगता है जो उसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है। उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं ना। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब अंदर की तरफ एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लोड एक्सटर्नल डायरेक्शन लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक लोड लगता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको। उससे वो क्या करता है, उस मटेरियल को अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है। अगर एक्सटर्नल लोड ज्यादा होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तो मटेरियल को तोड़कर बाहर निकाल देगा। अगर एक्सटर्नल लोड कम होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, मटेरियल को वहीं पे स्टैब्लिश करके रखेगा। तो ये बात है। अब स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया एट द गिवन पॉइंट ऑन एनी प्लेन। तो वही बात है कि जो स्ट्रेस है ना, जितने एरिया पर अंदर इंटरनल लोड लग रहा है, जितने एरिया पे इंटरनल फोर्स लग रहा है ना, उसको हम उस एरिया से डिवाइड कर देने पर स्ट्रेस आता है। ये तो फॉर्मूला की बात हो गया, लेकिन हम आपको समझाता हूँ कि ये एक्चुअल होता कैसे है। कौन हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि जब कोई लोड किसी मटेरियल पे लोड लगता है ना, तो उसके अंदर में एक स्ट्रेस जनरेट होती है, ठीक है। तो उससे उसे यहीं पे उसे कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे तो थियोरेटिकल चीजें मैं आपको एक अच्छे से डायग्राम बना कर बताता हूँ कि ये जो है चीजें, ये देखो ये एक क्या है, बीम है ना। यहाँ पे मान लेते हैं एक बीम है ऐसे, इसका क्रॉस सेक्शन ये है ना।
ये इसका क्रॉस सेक्शन है ऐसे। तो अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल लोड लग रहा है इधर के साइड में, यहाँ पे भी एक्सटर्नल लोड लग रहा है इधर के साइड में, है तो क्या है यहाँ पे इसे ना दो पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं दोनों को, इस बीम को ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो अब देखो अगर हम इसे ना इस तरह से बनाते हैं, तो यहाँ पे ना अगर हम इसे काटते हैं ना बीच वाले को, तो यहाँ पे ना इसके इनर पार्ट में भी एक स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है, लोड लगता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है, इसके इनर पार्ट में एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए पी आई इंटरनल फोर्स दे देता हूँ, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा,